हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज ऑन बायोलॉजी। और हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इसे एज अ रिविजन वीडियो लेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच प्रोटीन हेल्प्स इन डीएनए बाइंडिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिस्टोन। तो हिस्टोन इज अ प्रोटीन विच हेल्प्स इन द डीएनए बाइंडिंग। इफ यू टॉक अबाउट डीएनए, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। अगर डीएनए की कंपोजिशन की बात करें तो उसमें सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है डीएनए में, तो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर हम बेस की बात करें तो उसमें 4 बेसिस प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से आप ऐसे याद कर सकते हैं? ए, जी, टी, सी आर द 4 बेसिस ऑफ डीएनए। ए से बात करें तो ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन, जी स्टैंड्स फॉर ग्वानिन, टी स्टैंड्स फॉर थायामीन and C stands for cytosine. These are the 4 bases of a DNA. So a protein that provides structural support to the chromosome is called as a histone. This you have to keep in mind. अगर हम बात करें कि डीएनए को डिस्कवर किसने किया था तो फ्रेडरिक मिहर्शर, इन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अदर देन दैट अगर हम बात करें हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डीएनए, तो जेम्स वॉटसन को फादर ऑफ डीएनए कहा जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन ई। तो विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई इज अ फैट soluble vitamin is found naturally in some foods added to others and available as a dietary supplement. If we talk about vitamin E तो इसे एज अ एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी लिया जाता है। और इसका केमिकल नेम की बात करें तो विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल है। ये आपने ध्यान में रखना है, टोकोफेरॉल। और इसमें से भी 8 नेचुरली अकरिंग टोकोफेरॉल होते हैं जिसमें से मोस्ट कॉमन होता है अल्फा टोकोफेरॉल। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें विटामिन ए की केमिकल नेम की तो ये होता है रेटिनॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। ई का हो गया टोकोफेरॉल और के का हो गया फाइनोक्विनॉन। सो दीज आर द केमिकल नेम्स ऑफ दीज इंपॉर्टेंट विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म टिश्यू कल्चर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि मॉन्ट्रोस थॉमस बोरोज। तो ही वॉज द वन जिन्होंने ये टर्म टिश्यू कल्चर को प्रपोज किया था। So tissue culture is the growth of tissues or cells in an artificial medium separate from the organism. It refers to the culture of animal cells and tissues, with the more specific term plant tissue culture being used for plants. The term tissue culture was coined by American pathologist Montrose Thomas Burroughs. ये आपने ध्यान में रखना है। तो टिश्यू कल्चर यहाँ पे एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है ऑफ द ग्रोइंग ऑफ न्यू टिश्यूज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। सो ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप और द यूनिवर्सल रिसेप्टर बिकॉज ए बी पॉजिटिव इंडिविजुअल्स हैव ऑल द पॉसिबल एंटीजन्स एंड देयरफॉर आर द यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स एज देयर इम्यून सिस्टम इज यूज्ड टू ऑफ सीइंग द एंटीजन्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें ए बी पॉजिटिव की तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। अगर हम बात करें यूनिवर्सल डोनर की तो ओ नेगेटिव इज कंसिडर टू बी द यूनिवर्सल डोनर ब्लड टाइप। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसका मतलब ये है कि दैट एनीवन कैन सेफली रिसीव ओ नेगेटिव रेड ब्लड सेल फ्रॉम द पर्सन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें तो ये हो गया ए बी पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल डोनर हो गया ओ नेगेटिव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज नॉट अ विटामिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड इज नॉट अ काइंड ऑफ विटामिन।
सो ओलिक एसिड इज़ नॉट अ वाइटामिन। अदर देन दैट अगर हम बात करें ओलिक एसिड की, तो ये एक फैटी एसिड होता है दैट अकर्स नेचुरली इन वेरियस एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स, फैट्स एंड ऑयल्स। इट इज़ ऑर्डरलेस, यानी इसकी कोई खुशबू नहीं होती है, कलरलेस होता है। कमर्शियल सैम्पल्स में बी येलोइश इन कलर ऑफ ओलिक एसिड, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें फोलिक एसिड की, तो फोलिक एसिड जो ये विटामिन B9 का केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड। अगर हम बात करें पेंथोथेनिक एसिड की, तो पेंथोथेनिक एसिड ये होता है विटामिन B5 का केमिकल नेम। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो विटामिन C का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इसके अलावा कुछ और भी ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे लाइक एडिपिक एसिड, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ काइंड ऑफ वाइटामिन। एंड आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है जैसे सेकेरिक एसिड, ये भी एक वाइटामिन नहीं है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ओलिक एसिड की बात करें तो ये एक फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोल्यूबल वाइटामिन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन बी। तो विटामिन बी ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है एंड इट इज़ नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन। सो विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, वाटर सोल्यूबल जहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स और सी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, और फैट सोल्यूबल जहाँ पे ए डी ई के। तो फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो ये हो गए ए डी ई के, और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और बी के कॉम्प्लेक्स और सी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक्सेस इनटेक ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन लीड्स टू टॉक्सिसिटी एंड पजेस ग्रेटर रिस्क। अदर देन दैट अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल विटामिन की, तो ADE के आप इसे ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन कैन डिजॉल्व इन फैट्स एंड ऑयल्स एंड आर स्टोर्ड इन द बॉडी फैट्स लाइक टिश्यूज और लिवर में ये फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे इनटेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो अगर हम बात करें कि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है इसे डिस्कवर किसने किया था, तो ब्रिटिश फिजिशियन थे जिनका नाम था जैन इग्नीहाउस। इन्होंने ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कवर किया था, ये आपने ध्यान में रखना है, जैन इग्नीहाउस। सो इनपुट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड आउटपुट्स आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है बाय द प्लांट एज अ फूड हम कह सकते हैं, और जो ऑक्सीजन गैस है इसको एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज किया जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Which of the following vitamin is essential for the formation of collagen? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी। तो विटामिन सी एक इम्पॉर्टेंट या फिर एसेंशियल विटामिन होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन। कोलाजन की बात करें तो ये हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, और अराउंड 30% ऑफ द बॉडीज टोटल प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कोलाजन। Vitamin C is essential for the formation of collagen. The process of collagen synthesis occurs mainly in the cells of fibroblasts, which are specialized cells with the main function of synthesizing collagen, and stroma का synthesis होता है through this you have to keep in mind. Vitamin C की बात करें तो इसका chemical name होता है ascorbic acid. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन B4 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे 8 विटामिन प्रेजेंट हैं। फर्स्ट है हमारा B1 जिसका केमिकल नेम है थायामीन, देन B2 दैट इज रिबोफ्लेविन, विटामिन B3 नायासिन, विटामिन B4 एग्जिस्ट नहीं करता है, विटामिन B5 हो गया पेंथोथेनिक एसिड, एंड विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B8 एग्जिस्ट नहीं करता है, और विटामिन B9 की बात करें तो फोलेट या फिर फोलिक एसिड, एंड विटामिन B12 हो गया साइनोकोबालमिन या फिर कोबालमिन। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which of the following vitamins was discovered by Sir Edward Mellanby?
तो या मेलन बाय, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन डी। तो विटामिन डी जिसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, तो इस विटामिन को डिस्कवर किया था बाय ये विटामिन डिस्कवर हुआ था बाय सर एडवर्ड मेलन बाय, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। सो विटामिन डी वाज डिस्कवर्ड बाय सर एडवर्ड मेलन बाय। एंड जो सर एडवर्ड मेलनबाय थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो एक डिजीज़ थी रिकेट्स, जो कॉज होती थी बाय अ डाइटरी फैक्टर, जो होती थी बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि हम अपनी डाइट में इफ़ वी टेक विटामिन डी देन दिस डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड, या फिर हम नेचुरली अपनी बॉडी को एक्सपोज करें थ्रू सनलाइट, तो तब भी जो ये रिकेट्स की प्रॉब्लम है इसको एक तरीके से टैकल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स ओनली पॉइजनस लिजार्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेलोडर्मा। तो हेलोडर्मा सस्पेक्टम इज द ओनली पॉइजनस लिजार्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कॉमन नेम की, तो इसे गिला मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता है, जो मैक्सिकन स्टेट्स में मिलती है। This you have to keep in mind. So Heloderma is the world's only poisonous lizard. Heloderma is also called as the beaded lizard because of its scales resemble the pearls. अगर हम बात करें गिला मॉन्स्टर की, तो अराउंड 22 इंचेस लॉन्ग ये लिजार्ड होती है और डेंजरस होती है ये लिजार्ड टू ह्यूमंस। सो ये ओनली पॉइजनस लिजार्ड है ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is best known for his discovery and development on the first safe and effective polio vaccine? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जुनास साल्क। तो जुनास साल्क, इनको जाना जाता है फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट सेफ एंड इफेक्टिव पोलियो वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड। ये आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते थे, तो ये थे यूएस फिजिशियन जिन्होंने ये वैक्सीन डिस्कवर की थी या फिर डेवलप की थी अराउंड 1950s में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो जोनास एडवर्ड साल्क was an American virologist and medical researcher who developed one of the first successful polio vaccines. He announced on a national radio show that he has successfully tested a vaccine against polio, जो उस टाइम पर काफ़ी fatal disease हुआ करती थी। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज ह्यूमन ब्लड इज विस्कस फ्लूइड एंड दिस विस्कोसिटी इज ड्यू टू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इन ह्यूमन ब्लड, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्लड विस्कस होता है यानी कि थोड़ा गाढ़ा होता है। सो द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लो। It incorporates the effects of the suspended particles present in the blood, inclusive of RBCs, WBCs, and platelets. If we talk about human blood, तो human blood का के pH की बात करें तो 7.4 होता है। The pH of human blood हम कह सकते हैं slightly alkaline है human blood. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अदर देन दैट अगर हम बात करें ह्यूमन ब्लड की, तो ह्यूमन ब्लड में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रेजेंट होता है ह्यूमन ब्लड में। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द मटेरियल कवरिंग द बोन्स ऑफ रेप्टाइल्स इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि केराटिन। तो केराटिन एक मटेरियल होता है जो पाया जाता है रेप्टाइल्स में, जहाँ पर जो केराटिन होता है ये जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी बोन्स को एक तरीके से आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द मटेरियल कवरिंग द बोन्स ऑफ रेप्टाइल्स इज केराटिन एंड देयर स्किन इज ड्राई एंड रफ विदाउट एनी ग्लैंड्स बिकॉज ऑफ दिस केराटिन मटेरियल। So the material that covers the bones of reptile is keratin के अलावा scales and scutes पाए जाते हैं on the skin of reptiles. This you have to keep in mind. जो इनकी बॉडी को थोड़ा बोनी एक तरीके से हम कह सकते हैं बोनी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ये सब मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज द डेफिशिएंसी ऑफ।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है जब भी हमें कोई चोट लगती है, या फिर ब्लीडिंग जब भी स्टार्ट होती है वो इसलिए नहीं रुक पाती है बिकॉज ऑफ एन इंजरी। जब कोई चोट लगे तो ब्लीडिंग इसलिए नहीं रुक पाती है क्योंकि हमारी बॉडी में जो विटामिन के का अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग तभी होती है जब विटामिन के का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। सो एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। एंड विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फाइनोक्विनॉन। A deficiency in vitamin K can make it harder to stop bleeding after an injury. विटामिन के एसेंशियल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल सब्सटेंसेस जो कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, ताकि हमारी बॉडी में जब चोट लगती है उसके बाद जो हमारा ब्लड है वो उस तरीके से रुक जाए। इसके अलावा प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस भी चाहिए होते हैं फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो इसलिए विटामिन के का इंटेक काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स द सेल जंक्शन इज अबंडेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं और इन टाइप के सेल्स में ही जो सेल जंक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। द सेल जंक्शन इज अबंडेंट इन एपिथेलियल सेल्स विच प्रोवाइड बैरियर एंड कंट्रोल ओवर द transport in the cell. It is otherwise known as intercellular bridge, which is made up of multi-protein complexes. If we talk about epithelial tissues, तो हमारी स्किन की अपर लेयर में एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं और सेल जंक्शन हेल्प मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज एंड होल्ड सेल्स टुगेदर। अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यूज़ की, तो ये मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और हमारी जो स्किन के जंक्शन हैं उनको काफ़ी टाइटली पकड़े रहते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन अ प्लांट सेल। While most aerobic respiration takes place in the cell's mitochondria and anaerobic respiration takes place in the cell's cytoplasm. तो aerobic respiration कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी ऑफन रिगार्ड किया जाता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, तो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द साइनोवियल फ्लूइड इज फाउंड इन द। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द कैविटीज ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। दे मे बी फाउंड इन आवर नीज, हिप्स, शोल्डर्स, feet and hands. Synovial joints are among the most important types of joints in the human body. तो synovial cavities की बात करें, synovial fluid की बात करें, तो ये synovial joints को ही जोड़ता है, cavities of synovial joints को जोड़ता है। synovial fluid के कारण ही जो हमारी joints हैं ये काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट अलाउ होता है इन joints को। एंड दीज जॉइंट्स आर लोकेटेड, ये हमारी नीज में, शोल्डर्स में, हिप्स में, हैंड्स में और फीट में पाई जाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। साइनोवियल फ्लूइड की बात करें तो काफ़ी थिक और विस्कस लिक्विड होता है जो एक तरीके से कुशन लाइक एरिया प्रोवाइड करता है टू द जॉइंट्स। जॉइंट्स ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे दो बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज स्टोर्ड इन लिवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। विटामिन डी, ई, के, तीनों विटामिन ही हमारे लिवर में स्टोर होते हैं। एंड लिवर में बाइल जूस भी प्रोड्यूस होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अदर देन दैट, लिवर की बात करें तो लिवर इज़ द ओनली ऑर्गन जो खुद व खुद रीजनरेट हो जाता है। सो और इसके अलावा लिवर की बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा लिवर। विटामिन के, डी एंड ई आर स्टोर्ड इन द लिवर। द लिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड।
इसके अलावा विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए ये भी लिवर में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रेटिनाइल एस्टर्स। ये आपने ध्यान रखना है, विटामिन ए रेटिनाइल एस्टर्स की फॉर्म में हमारे लिवर में प्रेजेंट रहता है या स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पेन ऑफ अ रेड ब्लड सेल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 120 डेज इज द नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ अ रेड ब्लड सेल, यानी आरबीसी या फिर रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। So RBCs are produced in the bone marrow. The first thing to note, normal human blood cells have an average lifespan of around 120 days in the circulation, after which they are engulfed by the macrophages. अगर हम RBCs की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और टेकिंग CO2 back to the lungs. This is the work of RBCs. RBCs का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 120 days and these are removed from the circulation by हमारी स्प्लीन जो होती है जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है, या फिर कुछ फैगोसाइटोसिस सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में जो वॉर्न आउट आरबीसीज को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं या फिर रिन्यू करते हैं। तो हर 4 महीने में हमारे आरबीसीज रिन्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 से लेकर 20 डेज तक होता है एवरेज या अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। The lifetime of white blood cells are in the lymph system is 13 to 20 days and the existence of white blood cells is lost in the lymph system. WBCs की बात करें तो ये हमारी बॉडी के सोल्जर सेल्स कहा जाता है इनको, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं या फिर जो पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट ये हमारे वाइट ब्लड सेल फाइट करते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये मोबाइल होते हैं और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को भी प्रोड्यूस करने का काम वाइट ब्लड सेल्स का होता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन ए। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस नाम की ये डिजीज होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट विटामिन ए, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। अगर हम विटामिन ए की सप्लीमेंट्स की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में और मीट में विटामिन ए पाया जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट साइंस ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। इन इट्स मोर सीवियर फॉर्म्स, विटामिन ए डेफिशिएंसी contributes to blindness by making the cornea very dry, thus damaging the retina and cornea. तो कॉर्निया और रेटिना डैमेज हो जाता है इन नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी अबाउट नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा कैरेट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट या फिर गुड सोर्स होता है विटामिन ए का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज which among the following is the only internal human organ which can regenerate? Right answer will be option number सी, यानी कि लिवर। तो लिवर एकमात्र हमारी बॉडी का ऐसा इंटरनल ऑर्गन होता है जो रीजनरेसी की प्रोसेस को शो करता है और 90% तक जो लिवर है वो रीजनरेट कर सकता है। सो लिवर इज द only internal human organ which can regenerate. It detoxifies various metabolites, synthesizes proteins, and produces biochemicals which are necessary for digestion and growth. If we talk about liver, तो liver bile juice को secrete करता है through a duct, ये आपको ध्यान में रखना है, bile juice, and other than that liver, it is the largest gland of the human body, ये आपने ध्यान में रखना है, largest gland। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, and that is lysosomes are produced by which of the following cell organelle? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लाइजोसोम्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। गोल्जी अपैरेटस की शेप की बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है जो काफ़ी कॉमन होता है सेल्स में। सो दे आर लाइजोसोम्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्जी बॉडीज। लाइजोसोम्स की बात करें तो इन्हें सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, एंड द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स विद एंडोसोम्स रिड्यूसेस द लाइजोसोम्स। अगर हम बात करें लाइजोसोम्स की
तो लाइजोसोम्स दे आर प्रोड्यूस थ्रू वेसिकल बडिंग ऑफ द ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी अपैरेटस के ट्रांसफेस से लाइजोसोम्स का प्रोडक्शन होता है। और लाइजोसोम्स ये एक तरीके से हम कह सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी जितने भी पैथोजेंस एंटर करते हैं सेल में उन सबको मारने के लिए या फिर उनको एक तरीके से सेल से हटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइजोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन CA यानी CA125 कैंसर एंटीजन 125 is used as a biomarker for the detection of which type of cancer? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि ओवरियन कैंसर। तो ओवरियन कैंसर को ट्रीट करने के लिए कैंसर ऑफ एंटीजन 125 को यूज़ किया जाता है। सो CA125 टेस्ट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ ओवरियन कैंसर इन सर्टेन पीपल। अगर हम बात करें CA125 टेस्ट की, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लड टेस्ट मे बी यूज टू स्क्रीन फॉर द ओवरियन कैंसर इन पीपल जिनमें इसके रिस्क की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगती है। एंड दिस इज स्पेशली वेरी ट्रू इफ़ अ फैमिली मेम्बर हैज़ एन ओवेरियन कैंसर। CA125 की बात करें तो इट इज़ यूज टू मॉनिटर ओवेरियन कैंसर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज BCG वैक्सीन इज गिवन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि TB। तो ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए BCG वैक्सीन दी जाती है एंड BCG स्टैंड्स फॉर बैसिलस कैलामिटेगुरीन। सो इट इज़ अ वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। ट्यूबरकुलोसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये कॉज करता है TB को। ट्यूबरकुलोसिस यूजुअली अटैक्स द लंग्स, इसका अफेक्टेड एरिया होता है हमारे लंग्स। एंड BCG वैक्सीन was first considered by WHO expert committee on biological standardization in its 13th report. If we talk about WHO, तो WHO stands for World Health Organization। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर सिचुएटेड हैं जिनेवा में, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें ये फाउंड कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड इट इज डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आर बॉडी, तो वो हो जाएगा सेल इज कंसिडर टू बी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आर बॉडी। सो the structural and the functional unit of kidney is nephron. Nephrons filter waste products from the blood such as salts, urea, uric acid and excess of water. अगर हम बात करें किडनीज की, तो ये फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और यहाँ पे जो बेसिक और फंक्शनल जो यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है फिल्टर ऑफ द वेस्ट इन द ब्लड। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और हर किडनी में अराउंड मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, and that is name the pigment in the human body which gives dark color to the skin. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेलानिन। तो मेलानिन इज द पिगमेंट जिसकी वजह से बॉडी में डार्क कलर आता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं डार्क कलर पिगमेंटेशन होती है। सो मेलानिन इज अ पिगमेंट दैट इज फाउंड इन द ह्यूमंस, इट गिव्स कलर टू द हेयर, स्किन एंड आईज। इफ मेलानिन इज मोर देन द स्किन कलर विल बी डार्कर। अगर हम बात करें जो मेलानिन होता है, इसका प्रोडक्शन जब हम धूप में जाते हैं तब ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो मेलानिन ये एक तरीके से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और अगर हम बात करें जो मेलानिन होता है ये जब हम सनलाइट में जाते हैं तो इसका अमाउंट एक तरीके से हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 72 टाइम्स पर मिनट। तो 72 टाइम्स पर मिनट इज द एवरेज पल्स रेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं बिटवीन 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट इज ऑल्सो नॉर्मल।
क्योंकि जो भी एथलीट्स होते हैं या फिर जो ऐसे रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं, उनकी जो पल्स रेट होती है वो कंपैरेटिवली लोअर होती है, लाइक 40 बीट पर मिनट. So the normal range is between 50 to 100 beats per minute, but the actual normal pulse rate जो होती है वो होती है 72 times पर मिनट. ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें न्यू बॉर्न्स या फिर चिल्ड्रन अंडर 6, इनकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है देन नॉर्मल अडल्ट्स. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज विच वाइटामिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड रेड ब्लड सेल्स. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन B9, जिसको फोलिक एसिड भी कहा जाता है. सो फोलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B9. इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज फोलेसिन और द फोलेट, एंड इट्स केमिकल नेम इज पेट्रो its chemical name is petroyl glutamic acid. Folic acid is required for DNA synthesis के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है folic acid, and cell growth, and is important for red blood cell formation, energy production, as well as forming of the amino acids. Amino acids की बात करें तो ये basic units होती हैं for the production of proteins की, हम कह सकते हैं basic units होते हैं amino acids. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, and that is attractive color of flower is due to. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोमोप्लास्ट. तो क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द अट्रैक्टिव कलर्स टू द फ्लावर्स. सो ब्राइट कलर्स और डल कलर्स आर फिक्स्ड इन द जेनेटिक ऑफ द फ्लावर. If a plant needs to reproduce with the help of birds and bees, the genetics will make the flower have bright colors to attract the animals. So अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं. क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं. इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर की पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है टू द प्लांट्स. अगर हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो ये ऐसे फ्लावर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि ये एक तरीके से इंसेक्ट और बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है ताकि पॉलिनेशन की प्रोसेस इजीली हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, who presented that all the plants and animals are composed of cells, and the cell is the basic unit of life. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एम शील्डन एंड टी श्वान. तो ये दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये सेल थ्योरी दी थी. ये आपको ध्यान में रखना है. सेल थ्योरी वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1839, एन important year to note, by Matthias Jacob Theodor Schwann. They stated that all the organisms are composed of one or more kind of cells. That cells are the fundamental unit of structure and a function in a living organism, and that all the cells come from the pre-existing cells. वैसे all the cells come from pre-existing cells. This theory was given by Virchow, लेकिन इसको further extend किया था T.M. Sheldon and T. Schwann ने. तो ये आपको ध्यान में रखना है. They stated that all the living beings, whether plants हो चाहे वो animals हो, सब composed होते हैं सेल से, और वो सेल कहाँ से आए होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम हार्वे. तो विलियम हार्वे वॉज द पर्सन जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था. विलियम हार्वे फर्स्ट डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी. रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड the cell, and Carl Landsteiner discovered the blood groups, and Robert Brown discovered the nucleus of the cell. तो देखिए रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था, लेकिन ये एक काइंड ऑफ डेड सेल था जो इनको एक लेक में से मिला था. कार्ल स्टीनर की बात करें तो इन्होंने ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था. रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस ऑफ द सेल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, and that is next question, who is known as the father of immunology. Right answer will be option number B, यानी कि एडवर्ड जेनर. तो एडवर्ड जेनर is known as the father of immunology or the father of vaccination. So Edward Jenner is known as the father of immunology. He discovered the smallpox vaccine in the year 1796. अगर हम बात करें डिमिट्री इवानोस्काई की, तो he is known as the father of virology. एरिक कैरियस की बात करें तो he is known as the father of licanology. And Francisco
रेडी की बात करें तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ पैरेस्टोलॉजी. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. इफ यू टॉक अबाउट हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो राइट आंसर विल बी एरिस्टोटल. एंड एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है. जूलॉजी एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस. इफ यू टॉक अबाउट हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए थियोफ्रेस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. टू स्टडी meiosis in plants, the best part would be. Right answer for this question will be option number सी, यानी कि एंथर्स. तो एंथर एक मेल प्लांट मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है एंथर, और मियोसिस की प्रोसेस को बेस्ट स्टडी करने के लिए एंथर वुड बी द बेस्ट पार्ट. तो द बेस्ट पार्ट टू ऑफ अ प्लांट टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ मियोसिस is anther, and anthers are the part of the stamen which is a reproductive organ in plants. Meiosis की बात करें तो ये एक प्रोसेस होती है that occurs in the reproductive organs of the plants and animals, and it produces gametes which are sperm and egg cells that have half the number of chromosomes as the normal cells. तो जो भी ये gametes होते हैं, इसमें जितने भी क्रोमोसोम किसी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उसके हाफ प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन्स, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें एक पी की, तो एक पी में 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. ये आपने ध्यान में रखना है. तो ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स में 23 पेयर्स पाए जाते हैं, यानी इन टोटल 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इन अ ह्यूमन बीइंग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. विच ऑर्गन आरबीसी आर सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉयड एंड रिसाइकल्ड बाय द मैक्रोफेजेस. राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्प्लीन. तो स्प्लीन इज द पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पर जो फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल होता है, ये अकर होता है इन द स्प्लीन. सो the spleen, which is located under the rib cage and above the stomach in the left upper quadrant of the abdomen, is the largest organ in the lymphatic system. तो spleen ये largest organ होता है हमारे lymphatic system का. It is the organ where RBC are selectively destroyed, recycled and by the macrophages. तो अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल के डिस्ट्रक्शन की और रिसाइक्लेशन की, तो ये बेसिकली स्प्लीन में और लिवर में होता है, लेकिन मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में ही होता है. इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन मिल्क कर्डलिंग. राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट द लैक्टोज इन मिल्क into lactic acid, which reduces the pH of the milk and turns into curd. The lactic acid also gives curd its sour taste. तो lactobacillus bacteria responsible होता है for converting the milk into curd. तो ये आपको ध्यान में रखना है. और जो लैक्टिक एसिड होता है, एंड एसिड्स आर बेसिकली सार एंड टेस्ट. तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से कर्ड का जो टेस्ट होता है वो सार होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द टारगेट टिश्यू ऑफ इंसुलिन इज. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिवर टिश्यूज. सो द टारगेट टिश्यूज ऑफ द इंसुलिन आर द लिवर, स्केलेटल मसल एंड द एडिपोज टिश्यू. बट जो मेन टारगेट एरिया होता है वो होता है लिवर. इंसुलिन इज द की हार्मोन रेगुलेटिंग ग्लूकोज होम्योस्टेसिस. Its major target tissue are the liver, the skeletal muscle and the adipose tissue. एडिपोज टिश्यू ये हमारी फैट सेल्स में एक तरीके से प्रेजेंट रहते हैं और हमें एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से हमको ठंड से बचाते हैं और हमारी बॉडी को एक तरीके से वार्मनेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं एडिपोज टिश्यूज. इंसुलिन इज कंसिडर्ड टू बी एन एनाबॉलिक हार्मोन in that it promotes the synthesis of protein, lipids and glycogen. Glycogen की बात करें तो stored food in animals is called as glycogen, और stored food in plants वो होता है starch. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, and that is which metal ion is associated with the hemoglobin.
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि Fe2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन में। सो हीमोग्लोबिन ये एक पिगमेंट होता है जो ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन दैट कंटेन्स Fe2 पॉजिटिव and a protein called as globin. The heme group of the hemoglobin contains iron as the central metal atom. The heme group is responsible for binding and releasing ऑक्सीजन एटम्स। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये पिगमेंट होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है और इसमें आयरन Fe2 पॉजिटिव के आयरन्स होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स और एक ग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर फंक्शन की बात करें तो आयरन हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एबिलिटी टू बाइंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एक तरीके से बाइंड करता है और पूरी बॉडी में इसका ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है बिकॉज हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। इन नॉर्मल हीमोग्लोबिन आयरन इज टिपिकली इन द फेरस स्टेट, तो फेरस स्टेट Fe2 पॉजिटिव में प्रेजेंट रहता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर का अपीयर होता है। Next question. Presence of sunken stomata and leaves indicates the character of. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज़ेरोफाइट्स। तो ज़ेरोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस को थ्रू ट्रांसपिरेशन, क्योंकि डेजर्टेड एरियाज़ में वाटर की वैसे ही बहुत सारी शॉर्टेज होती है। तो इन दैट केस जो प्लांट्स होते हैं वो ज़ेरोफाइटिक नेचर अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, यानी कि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो द प्रेजेंस ऑफ सनकिन स्टोमेटा, और इनमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उसको सनकिन स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स इंडिकेट्स दैट द प्लांट इज ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट्स आर प्लांट्स दैट कैन सर्वाइव इन द ड्राई और डेजर्ट रीजन्स। अगर बात करें हाइड्रोफाइट्स की, तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं। इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है हाइड्रो, विच डिनोट्स वाटर। अगर हम ज़ेरोफाइट प्लांट की बात करें तो कैक्टस इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया। कैक्टस एंड एलोवेरा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ज़ेरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर बाय वेट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 66%। तो most of the human body is water with an average of roughly 60%. The amount of water in the body can change slightly with age, sex and hydration levels, where the average percentage of water in a person's body is around 60%, and it can vary from roughly from 45 to 75% तक वैरी कर सकता है, बट एवरेज जो लिया जाता है अराउंड 60 to 66% लिया जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट इन्फांट्स, यानी छोटे बच्चों की, अंडर 1 ईयर ऑफ एज हम कंसिडर कर सकते हैं, तो उनकी बॉडी में अराउंड 70% ऑफ द वाटर पाया जाता है। अगर हम बात करें एक एवरेज फीमेल बॉडी में, तो एवरेज फीमेल बॉडी में 55% ऑफ वाटर, और एक मेल बॉडी में, तो मेल बॉडी में अराउंड 60 to 66% हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अ मैन इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 लीटर्स। तो अराउंड 5.5 लीटर्स ब्लड प्रेजेंट होता है एक एवरेज या फिर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में। So the average amount of blood in a man's circulatory system is about 5 liters. It is the same as about 8 pence. So the amount of blood in a person's body depends on their weight and size. The kidneys regulate the amount of blood in the body, क्योंकि purification का जो काम होता है वो होता है हमारी kidneys में। The heart pumps blood into the body's network of blood vessels and called as arteries and veins. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द ब्लड वॉल्यूम, तो ये बेसिकली चेंज भी होता है इन अ ह्यूमन बॉडी, लेकिन जो एवरेज लिया जाता है वो 5.5 लीटर्स या फिर 5 लीटर्स लिया जाता है। ब्लड में प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू is not a true fruit। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एप्पल। तो एप्पल एक ट्रू फ्रूट नहीं कंसिडर किया जाता है। तो लेट्स डिस्कस कि ट्रू और फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं। सो टेक्निकली एन एप्पल इज नॉट अ ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट इज अ राइपन्ड ओवरी। तो ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी से
पकते हैं और ओवरी के थ्रू उनकी वो एक फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे फ्रूट्स को कहा जाता है ट्रू फ्रूट्स। जबकि जो एप्पल होता है वो थैलेमस पार्ट ऑफ द फ्लावर से डेवलप होता है, देयरफॉर एप्पल को एक फॉल्स फ्रूट कंसिडर किया जाता है। जो ट्रू फ्रूट होते हैं वो ओवरी से मैच्योर होते हैं और ओवरी से मैच्योर होकर राइप होते हैं, जबकि फॉल्स फ्रूट जो होते हैं वो अल्टरनेटिव फ्लोरल एलिमेंट एक्सेप्ट ओवरी, तो ओवरी के पार्ट से जो फ्रूट्स ग्रो करते हैं उनको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, जैसे थैलेमस से एप्पल ग्रो करता है। अभी हम और एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे अ ट्रू फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी while a false fruit develops from other parts of the flower. Apples are false fruit because they develop from the thalamus part of the flower. अगर एग्जाम्पल्स की बात करें ट्रू फ्रूट्स की, तो जैसे हो गया लेमन, वाटरमेलन एंड पीचेस, these are the example of true fruits. अगर हम बात करें फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल की, तो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल हो गए बनाना, स्ट्रॉबेरीज, कैशू नट्स, टमाटोज एंड ब्रिंजल। तो मैक्सिमम केसेस में जो हमारे फॉल्स फ्रूट होते हैं इनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रूट फॉल कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्प्रेइंग। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि ऑक्सिन। तो ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन होता है जो फ्रूट फॉल को प्रिवेंट करता है। फ्रूट ड्रॉप्स अकर्स when the oxygen levels go down and thus it can be prevented by the application of oxygen। जो कि जब ऑक्सीजन किसी भी प्लांट में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, घट जाता है, तो इन दैट केस फ्रूट फॉल की जो प्रॉब्लम होती है वो अकर होती है। तो इस केस में ऑक्सीजन को स्प्रे किया जाता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द amount of oxygen in a plant. So oxygen helps keep the fruit intact and prevents early fruit drops from trees. Uses of oxygen की बात करें तो oxygen can also promote flowering and intimate rooting in the step cuttings. Oxygen can be used to kill weeds that damage the soil and lawn. Oxygen can be used in the tea plantation as well. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड होल्ड्स द बॉडीज थर्मोस्टैट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सो द हाइपोथैलेमस ग्लैंड इन द ब्रेन that acts as body's thermostat. It is responsible for regulating body temperature, hunger, thirst, mood, सेक्स, ड्राइव, ब्लड प्रेशर एंड स्लीप। तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है ये बॉडी के टेम्परेचर को, मूड को, थर्स्ट को, ड्राइव को, ब्लड प्रेशर, स्लीप, इन सबको कंट्रोल करने का काम होता है हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड का। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड की बात करें तो ये इसका भी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड इंश्योर करता है कि बॉडी में जो हीट है वो रीजनरेट हो और बॉडी में एक नॉर्मल सा टेम्परेचर मेंटेन रहे। और अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तब भी जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है ये हमारी हीट को एक तरीके से रिलीव करता है द एनवायरनमेंट। हमें स्वेट आने लगता है ताकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कूल हो जाए। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डिप्लीशन इन अंटार्कटिका इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रेयॉन। तो फ्रेयॉन की वजह से जो ओजोन डिप्लीशन है ये मैक्सिमम फ्रेयॉन की वजह से ही होती है अंटार्कटिका में। अदर देन दैट क्लोरीन नाइट्रेट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन अंटार्कटिका, लेकिन मैक्सिमम केसेस में फ्रेयॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, द मेन रीजन ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज बिलीव टू बी द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स नोन एज फ्रेयॉन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स को फ्रेयॉन्स कहा जाता है। रीजन क्या है इसका? CFCs are transporting agents for continuously regenerating chlorine radicals into the stratosphere. Stratosphere यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 इज। Right answer for this question will be option number B, pernicious anemia. So pernicious anemia is the disease which is caused by the deficiency of vitamin B12. If we talk about vitamin B12, so its chemical name is cyanocobalamin और यहाँ पे CO2 पॉजिटिव के आयंस पाए जाते हैं।
Pernicious anemia is a type of anemia caused by the deficiency of vitamin B12 in the body. It is a result of lack of intrinsic factor, a protein produced in the stomach that helps the body absorb vitamin B12. The body needs vitamin B12 to produce red blood cells क्योंकि vitamin B12 responsible होता है for the production of RBCs. Vitamin B12 can be found in the foods like meat, poultry, eggs and shellfish. तो ये important source हैं of vitamin B12 which can be taken. इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन B12 की तो उसका साइनोकोबालमीन केमिकल नेम है और CO2 पॉजिटिव आयंस इसमें पाए जाते हैं, जो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स अकरिंग नेचुरली इज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20. सो द बॉडी नीड्स 20 अमीनो एसिड्स टू फंक्शन प्रॉपरली. द 20 अमीनो एसिड्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज all proteins in the human body and most other life forms. The body can make hundreds of amino acids, but it can't make 9 of them, and these are called as essential amino acids. तो एक ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए 20 अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें से जो 9 अमीनो एसिड्स होते हैं इनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, और जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं इनको हम अपने डाइट के थ्रू लेते हैं. और इसके अलावा जो बचे हुए 11 अमीनो एसिड्स होते हैं इनको सिंथेसाइज हमारी बॉडी ही कर लेती है, तो इसलिए हम इनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं. इफ वी टॉक अबाउट सम ऑफ द नेम्स ऑफ अमीनो एसिड्स, सो दीज आर एलेनिन, आर्जिनिन, साइटिसिन एट्सेट्रा. इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. और द प्रपोर्शन ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन वेरीज, और जो अमीनो एसिड्स होती हैं ये फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है. जितने भी प्रोटीन्स होते हैं एक्सेप्ट जिलेटिन कंटेन अमीनो एसिड, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. जिलेटिन के अलावा जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनमें अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर डिटेक्टेड बाय विच टेस्ट. राइट आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्यूरेट टेस्ट. तो ब्यूरेट टेस्ट इज द केमिकल टेस्ट विच इज डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर डिटेक्टेड बाय ब्यूरेट टेस्ट विच चेंजेस द कलर ऑफ द सैंपल टू पर्पल, या फिर ब्लूइश कलर हो जाता है सैंपल का. ये आपको ध्यान में रखना है. यहाँ पे क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन होता है बाय द ब्यूरेट टेस्ट. इट वर्क्स बाय रिएक्टिंग द पेप्टाइड. जो बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं ये प्रोटीन से प्रेजेंट होते हैं और इनको रिएक्ट करवाया जाता है विथ द CuSO4 सैंपल इन एन अल्कलाइन सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस द वॉयलेट या फिर पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है. और ये डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन के लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है. दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन अ सैंपल विच आर द बॉन्ड्स दैट होल्ड द अमीनो एसिड्स टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन्स. तो अमीनो एसिड कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. पेप्टाइड बॉन्ड्स इन द प्रोटीन रिएक्ट विद द कॉपर आयंस, जो CO2 पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं और वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय एन अडल्ट हार्ट पर आवर इज अबाउट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 300 लीटर्स. सो एन अडल्ट हार्ट पम्प्स अबाउट 300 लीटर्स ऑफ ब्लड पर आवर while at rest. This is because normal resting heart rate is about 75 beats per minute and each beat pumps around 5 liters of blood. तो एक घंटे में कितना हो जाएगा, अराउंड 300 लीटर्स ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. And the next question is, which one is not a protozoan. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रा. तो हाइड्रा इट इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल एंड इट इज़ नॉट अ प्रोटोजोअन. सो हाइड्रा बिलोंग्स टू द फाइलम कोलेंट्रेटा of the animal kingdom and it is not a protozoa. It is multicellular, exhibits tissue level of body organization. तो ये आपको ध्यान में रखना है. हाइड्रा इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल जो कोलेंट्रेटा को बिलोंग करता है एनिमल किंगडम में, ये आपको ध्यान में रखना है. और ये एक काइंड ऑफ प्रोटोजोआ नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स डिफर फ्रॉम द बैट इन द एब्सेंस ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि डायफ्राम. तो इस केस में डायफ्राम विल बी द करेक्ट आंसर.
सो बर्ड्स डिफर फ्रॉम द बैट्स इन द एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड डाइफ्राम, क्योंकि बैट्स में ये डाइफ्राम प्रेजेंट रहता है जबकि बर्ड्स में कोई काइंड ऑफ डाइफ्राम प्रेजेंट नहीं रहता है। अगर हम बात करें बैट की तो ये एक काइंड ऑफ मैमल्स होते हैं। So, a sheet of muscle, diaphragm is a sheet of muscle that separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. It is a vital muscle in respiration. जबकि जो birds होते हैं they have different kind of respiratory system that uses air sacs instead of diaphragm. तो birds में diaphragm present नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ tubules होते हैं, air tubules, air sacs present होते हैं जिसके थ्रू respiration होता है birds में। बैट्स की बात करें तो बैट्स आर मैमल्स विच मीन्स दे हैव अ डाइफ्राम। इसके अलावा अगर हम बात करें बैट्स की तो बैट्स में फेदर्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, बैट्स के पास फर प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो बर्ड्स होती हैं उनके पास फेदर्स होते हैं। बर्ड्स के पास बीक होती है लेकिन जो बैट्स होते हैं इनके पास टीथ प्रेजेंट होते हैं और ये मैमल्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अ मैमल दैट लेज एग्स इज, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एकिडना। तो एकिडना इज अ मैमल जो एग्स ले करता है यानी कि अंडे देता है। सो द एकिडना इज अ मैमल दैट लेज एग्स। एकिडनास आर ऑल्सो नोन एज स्पिनी एंटीएटर्स एंड एकिडनास आर द egg laying mammals also known as monotremes. Along with the platypus, echidnas are the only living mammals that lay eggs. तो echidna और platypus ये दो mammals होते हैं जो egg lay करते हैं। This you have to keep in mind और इसलिए इनको monotremes के नाम से भी जाना जाता है। तो egg laying mammals are called as monotremes. Next question, in respiration, cytosol plays a significant role in. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो होती है ये साइटोसोल में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो अगर हम बात करें ग्लाइकोसिस होती क्या है, ये फर्स्ट स्टेज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, फर्स्ट स्टेज होता है ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द पायरुवेट्स। So glycolysis is a process of cellular respiration that takes place in the cytosol of a cell. It is a process that generates energy without oxygen. तो जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और यहाँ पे जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन ये एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं स्टोर्ड फूड होता है एनिमल बॉडी में। और यहाँ पे जो पायरुवेट जनरेट होता है इसके थ्रू ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगी इज कॉज्ड बाय फ्लैवीवायरस। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि डेंगू या डेंगी इट इज कॉज्ड बाय फ्लैवीवायरस एंड इट इज अ वेक्टर ऑफ डेंगी फीवर। एंड व्हाट इज द वेक्टर ऑफ डेंगी फीवर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो ये होता है वेक्टर ऑफ द डेंगी फीवर, एडिस इजिप्टाई। सो एडिस मॉस्किटो या फिर एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो आर द वेक्टर ऑफ डेंगी फीवर। इट इज अ स्मॉल मॉस्किटो black with white stripes on and is approximately 3 to 5 millimeter in size. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ लिशमीनिया डोनोवनी इज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई ये इंटरमीडिएट होस्ट है या फिर कैरियर है ऑफ द लिशमीनिया डोनोवनी। सो द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ लिशमीनिया डोनोवनी इज द सैंड फ्लाई एंड स्पेशली द स्पीसीज प्लैबोटोमस अर्जेंटाइप्स। अगर हम बात करें ह्यूमंस की तो ह्यूमंस आर ऑल्सो डेफिनेट होस्ट ऑफ दिस लिशमीनिया डोनोवनी, ये आपने ध्यान में रखना है। ट्रांसमिशन की बात करें तो पैरासाइट्स ट्रांसमिट ऑफ पैरासाइट्स होता है टू द ह्यूमन बींग्स बाय द बाइट ऑफ द सैंड फ्लाई, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। लिशमीनिया डोनोवनी की बात करें तो इसको 2 होस्ट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर इट्स कंप्लीट साइकिल। जो फर्स्ट होस्ट होता है वो होता है ह्यूमन, जिनको डेफिनेटिव होस्ट कहा जाता है, और पहले होते हैं ह्यूमंस और दूसरे होता है इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द मेटेलिक क्लोरोफिल कंपोनेंट इज।
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज द मेटेलिक क्लोरोफिल कंपोनेंट। मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। मैग्नीशियम इज लोकेटेड at the center of the pigment. Magnesium helps for the proper functioning of the pigment and also stimulates some of the enzymes. तो मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव के आयंस प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल में. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि जाइलम. तो जाइलम इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट टिश्यू जो डेड सेल से बना हुआ होता है. इसके अलावा अगर हम बात करें स्क्लेरन काइमा की, तो जाइलम के अलावा जो स्क्लेरन काइमा होता है वो भी डेड सेल से बना होता है. स्क्लेरन काइमा ये भी डेड और थिक सेल से बना होता है, लेकिन ये एक काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यू होता है. परमानेंट टिश्यू होता है जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द प्लांट. और जो स्क्लेरन काइमा होता है इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है. काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि लिग्निन कौन से काइंड ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है. तो लिग्निन इट इज़ प्रेजेंट इन स्क्लेरन काइमा. सो जाइलम की बात करें तो जाइलम इज़ अ प्लांट टिश्यू मेड अप ऑफ मोस्टली डेड सेल्स दैट ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट. तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है जाइलम. फ्लोएम की बात करें तो ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है विद इन द प्लांट. सो द डेड सेल्स इन जाइलम आर कॉल्ड ट्रैकीड्स and xylem fibers, while the living cells are called as xylem parenchyma. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. अ प्लांट सेल श्रिंक्स व्हेन प्लेस्ड इन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर किसी प्लांट सेल को रखा जाए तो वो श्रिंक कर जाता है. सो अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल्स than the other solution. When a plant cell is placed in a hypertonic solution, it loses water and shrinks. It loses water by the process of exomosis. तो एक्सोऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जब भी किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो वो श्रिंक कर जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस. अगर हम उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें किसी भी सेल को तो वो स्वेल कर जाता है, और यहाँ पे जो प्रोसेस होती है उसको एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज प्रपोज्ड बाय होम. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि चार्ल्स डार्विन. तो चार्ल्स डार्विन द ऑथर ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. इन्होंने ये थ्योरी दी थी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इनेबल some organisms to survive better than others in the same environment are said to be selected by nature, and Darwin used the phrase natural selection for this. So the concept is given by Charles Darwin. Option C will be the correct answer. इसके अलावा चार्ल्स डार्विन के साथ एक और नेचुरलिस्ट हैं जिनका नाम लिया जाता है, जिनका नाम है अल्फ्रेड रसेल. तो अल्फ्रेड रसेल इनको भी क्रेडिट किया जाता है फॉर डेवलपिंग द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर हम बात करें चार्ल्स डार्विन की, तो चार्ल्स डार्विन ये एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे और इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की एक बुक लिखी थी जो पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1859 में. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इन मैमल इज. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7. तो 7 सर्विकल वर्टिब्रे प्रेजेंट होती हैं किसी भी मैमल में. द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रे इन मैमल्स इज 7. द नंबर हैज़ रिमेन्ड द सेम फॉर अराउंड 200 मिलियन ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय होम. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि ल्यूवेनहॉक. तो एंटोन वन ल्यूवेनहॉक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेंशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसके थ्रू इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था. सो एंटोन वन ल्यूवेनहॉक इन्वेंटेड द सिंपल माइक्रोस्कोप. ही वॉज अ डच ड्रैपर हु डेवलप्ड ओवर 500 single lens microscopes. Leeuwenhoek was the first one to observe the free living cells such as bacteria, red blood cells and sperm. He observed these cells in a water from ponds, wells, rainwater, human saliva and intestines से इन्होंने काफ़ी cells को observe किया through his simple microscope. Next question, the smallest size of a cell which can be seen with our unaided eyes is. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 100 माइक्रोन्स. तो 100 माइक्रोन्स तक का हमारी आइस का रिजोल्यूशन होता है, ताकि हम 100 माइक्रोन्स तक के
साइज ऑफ सेल्स को अपनी नेकेड आइज के थ्रू देख सकते हैं. सो द स्मॉलेस्ट सेल दैट कैन बी सीन विथ अ नेकेड आई is 100 microns. This is because the human eye's resolution limit is about 0.1 millimeters or 100 microns. The human eye's resolution power is in its ability to distinguish between an object or a separate image. तो around 10 to the power minus 4 मीटर तक का resolution होता है of a human eye और ये लगभग एक बाल के स्ट्रैंड के बराबर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द एंडोस्पर्म ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोकोनट. तो कोकोनट के एंडोस्पर्म से ऑयल ऑब्टेन होता है. इफ यू टॉक अबाउट द एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर, तो एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर से कैस्टर ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है. ऑयल पाम से भी ऑयल पाम एक्सट्रैक्ट होता है और ये भी एंडोस्पर्म से ही एक्सट्रैक्ट होता है. ये आपने ध्यान में रखना है. एंडोस्पर्म ऑफ द ऑयल पाम सीड. सो द एंडोस्पर्म इज द टिश्यू प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सीड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स following fertilization. It surrounds the embryo and provides nutrition in the form of starch through it. It can also contain oils and proteins. तो ऑयल और प्रोटीन प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म में और काफ़ी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके थ्रू जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल वगैरह वो उनके एंडोस्पर्म पार्ट से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ये आपने ध्यान में रखना है. एंडोस्पर्म की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीड जो फूड स्टोर करता है. इन सिंपल वर्ड्स में आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि स्टोर जो फूड होता है वो एंडोस्पर्म में होता है. फॉर एग्जाम्पल एंडोस्पर्म ऑफ व्हीट ग्रेन इज ग्राउंड इनटू फ्लोर फॉर द ब्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सलाइवरी ग्लैंड. तो सलाइवरी ग्लैंड इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड. If you talk about endocrine gland release hormones into the bloodstream while salivary glands release substance outside the body. Endocrine glands की बात करें तो ये hormones को release करते हैं directly into the bloodstream to control mood, growth, metabolism, reproduction. Examples की बात करें तो thyroid gland, pituitary gland and adrenal glands. These are the example of endocrine gland. Exocrine gland की बात करें तो exocrine glands में ducts involve होती हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन रिलीज़ करते हैं और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ये एंजाइम्स के साथ आयंस, वाटर, म्यूसिन्स भी रिलीज़ करते हैं. जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्ट्स के थ्रू बॉडी में एंजाइम्स या फिर अदर चीज़ों को एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करते हैं. ये आपको ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल की तो पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हो गए एग्जाम्पल. अगर बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स की तो सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, pancreas. These are the example of exocrine gland. Next question. The percentage of solar energy absorbed by the leaves of green plants in photosynthesis is. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1. सो 1% ऑफ द सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं ग्रीन प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और यहाँ पे इसके बाद 10% लॉ फॉलो होता है बाकी के ऑर्गेनिजम्स में. सो ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन देयर लीव्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. This energy is converted into biochemical energy in the form of food. At subsequent levels, 10% of the energy is available. This you have to keep in mind. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. जाइलम टिश्यू मेनली कंसर्न विद. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट. जाइलम टिश्यू इज मेनली कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टिंग water and minerals, nutrients in plants. Xylem is a vascular tissue in plants that moves water and minerals from the roots up to the stems and leaves. Xylem की बात करें तो इसे 2 steps में these are of 2 types of transport tissue, vascular plants and other being the phloem. जो phloem होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो चलिए अगर हम जाइलम वर्ड की बात करें तो ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड से आया है. जाइलम का मतलब ही होता है वुड
और जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि जो खाना होता है वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना होता है। लेकिन जो यूनिडायरेक्शनल होता है यानी कि जो वाटर होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन यानी ऊपर तक ही प्लांट के जाएगा, प्लांट के ऊपर तक जाएगा, यानी वापस वाटर नीचे नहीं आएगा। लेकिन फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है नीचे में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज आयोडीन इज एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गोइटर। तो आयोडीन इज एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गोइटर। गोइटर इज अ डिजीज दैट अकर्स व्हेन द थायराइड ग्लैंड स्वेल्स ड्यू टू द आयोडीन डेफिशिएंसी। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये गोइटर डिजीज होती है, जब हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है ये स्वेल हो जाता है एक तरीके से। ये आपने ध्यान में रखना है। इन दैट केस आयोडीन को प्रोवाइड किया जाता है टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज हु डिस्कवर्ड दैट लाइफ इज इन प्लांट्स एंड ट्रीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि JC बोस। तो जगदीश चंद्र बोस ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कि प्लांट्स और ट्रीज में भी लाइफ होती है। Indian scientist Jagdish Chandra Bose was the first to prove that plants are like any other life form in the year 1901. So Bose proved that plants have a definite life cycle, reproductive system, and are aware of their surroundings. This you have to keep in mind. तो जो बोस का वर्क था, इट वॉज अ काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरी वर्क ऑफ हिज टाइम्स, एंड हिज फाइंडिंग्स वर इनिशियली मेड बाय द डिसबिलीफ, यानी लोग इन पर विश्वास नहीं कर रहे थे, बट लेटर ऑन ही प्रूव दैट द प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल्सो हैव लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूप ऑफ हैंडले लाइज इन द। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, मेडुला ऑफ किडनी। तो मेडुला ऑफ किडनी में लूप ऑफ हैंडले प्रेजेंट रहता है, जो कुछ इस शेप का होता है। सो द लूप ऑफ हैंडले इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑफ अ किडनी, and it is a U-shaped part collecting tubules in the kidney. The kidney is made up of three main parts. तो किडनी के 3 मेन पार्ट्स पे आप नोट कर लीजिए, कॉर्टेक्स, मेड्यूला एंड रीनल कैप्सूल। तो इसमें रीनल कैप्सूल काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। Other than that, medulla and cortex are also the part of kidney. The medulla is the inner part of the kidney, while cortex is the outer part. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स आर देयर इन मैमल्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 पेयर ऑफ नर्व्स प्रेजेंट रहती हैं मैमल्स में। सो मैमल्स हैव 12 पेयर ऑफ cranial nerves. These nerves originate from the brain and brainstem and are present on both the sides of the body. Cranial nerves are the nerves that connect द ब्रेन टू द बॉडी। तो क्रेनियल नर्व्स ही हमारी ब्रेन और बॉडी को एक तरीके से कनेक्ट करके रखती हैं, और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है, यानी इन टोटल 24 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में। दे कैरी मोटो, सेंसरी, मिक्स्ड एंड ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स। क्रेनियल नर्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर spatial senses like vision, taste, smell and hearing. These are all felt by the cranial nerves. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि ट्यूबुलिन। तो ट्यूबुलिन से बने होते हैं हमारे स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन, प्रोटीन्स एंड RNA. स्पिंडल फाइबर्स आर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प डिवाइड द जेनेटिक मटेरियल्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. They are made up of microtubules which are made up of tubulin protein. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अ शॉर्ट डे प्लांट हैज़ अ क्रिटिकल लेंथ ऑफ 14 hours. It will flower when the day length is. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 hours. जब डे लेंथ 12 hours की हो जाती है तब एक शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। द करेक्ट आंसर इज 12 hours. शॉर्ट डे प्लांट्स इनिशिएट फ्लावरिंग व्हेन द डे लेंथ पीरियड इज यानी डे लेंथ पीरियड यानी फोटो पीरियड बिकम शॉर्टर देन द सर्टेन क्रिटिकल पीरियड। अगर हम बात करें जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन सी काइंड ऑफ लाइट में होती है, तो रेड और ब्लू लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, ये आपने ध्यान रखना है, रेड एंड ब्लू। और मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन लाइट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ DNA हेलिक्स मेजर्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4
नैनोमीटर हम कह सकते हैं इज द लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ अ DNA helix. So one turn of DNA helix measures 3.4 nanometer long. This is also known as pitch of the helix. The diameter of DNA helix is around 2 nanometer और इसका जो diameter होता है वो 2 nanometer का होता है और length होती है वो 3.4 nanometer की या 34 angstrom की होती है. ये आपको ध्यान में रखना है. और DNA stands for deoxyribonucleic acid और इसके बारे में हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रीन लाइट. तो ग्रीन लाइट में लोएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है और मैक्सिमम कहाँ पे होता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था. रेड एंड ब्लू लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है. मिनिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लाइट एंड मिनिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल in the green region because plants themselves are green due to the green pigment called chlorophyll, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं ताकि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाती है ड्यू टू दिस. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच वन ऑफ द फोर फॉलोइंग substances contributes most to the causation of the greenhouse effect in nature. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन कॉजेटिव एजेंट फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर. तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्रीन हाउस गैस दैट कंट्रीब्यूट्स टू द मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आपने ध्यान में रखना है. CO2 रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए एंड इट इज़ द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस एमिटेड बाई ह्यूमन्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज लाइसिन इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड बिकॉज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि इट इज़ नॉट फॉर्म्ड इन द बॉडी एंड हैज़ टू बी प्रोवाइडेड थ्रू फूड. तो ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी नहीं फॉर्म कर सकती है इनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं और जो बॉडी में बनते हैं उनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है. सो लाइसिन इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड एंड इट इज़ नॉट फॉर्म्ड इन द बॉडी and has to be provided in the diet. Next question, excess of which of the following in the blood causes blue baby syndrome disease. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाइट्रेट. तो एक्सेस ऑफ नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज होती है इन अ ह्यूमन बॉडी या फिर सिंपली इन्फेंट्स को ये डिजीज़ ज़्यादा होती है. द यूज़ ऑफ नाइट्रेट कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर टू प्रिपेयर इन्फेंट फार्मूला इज़ अ वेल नोन रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेंट methemoglobinemia. The discoloration is most obvious in the baby's lips and hands. तो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ये जो डिजीज़ होती है ये होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है जो बेसिकली सिर्फ फूड और जो बेसिकली नाइट्रेट रिच फूड या फिर वाटर ही लेते हैं. सो दिस कंडीशन इज़ कॉज्ड व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द बेबीज़ ब्लड. तो इसकी वजह से इसका जो एक सिम्टम है यह होता है कि जो बच्चा होता है उसकी जो बॉडी होती है वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूमिनेंट स्टमक इज पजेस्ड बाय. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि काउ. सो रूमिनेंट एनिमल्स शो स्पेशलाइज डाइजेशन प्रोसेस, जहाँ पे वो कटिंग की प्रोसेस होती है वो रूमिनेंट स्पीसीज में ही देखी जाती है. Known as foregut fermentation that makes them different from other mammals. These animals are called as ruminants for their rumination process after the fermentation. के बाद इनकी rumination process होती है जहाँ पे च्यूइंग वगैरह करते हैं, आप च्यूइंग वगैरह की प्रोसेस करते हैं, कटिंग वगैरह की प्रोसेस करते हैं और ऐसा जनरली रूमिनेंट स्टमक वाले एनिमल्स ही करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर इज कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ऑन्कोजेंस जीन्स. So, cancer is caused by the activation of oncogenes, which are mutated versions of normal genes that control cell growth. Oncogenes की बात करें, these are mutated genes that cause cells to grow out of control, which can lead to cancer. तो कैंसर कॉजिंग जो जीन्स हैं इनको ऑन्कोजीन्स कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट वायरस कॉजिंग डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कॉलीफ्लावर मोसाइक वायरस. तो कॉलीफ्लावर मोसाइक वायरस इज अ वायरस विच कॉजेज द
डिजीज इन द वेजिटेबल्स। तो टोबैको मोसाइक वायरस या फिर कॉलीफ्लावर मोसाइक वायरस, तो यहाँ पे बी एंड सी इसके लिए करेक्ट आंसर होंगे, आर बोथ द वायरसेस दैट कॉज द डिजीज इन द वेजिटेबल्स, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सो द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थाइलोकॉइड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि थाइलोकॉइड्स में जो लाइट रिएक्शन होती है ये टेक प्लेस होती है वाइल व्हेन द लाइट हिट्स क्लोरोफिल gets excited to a higher energy state followed by a series of reaction. This energy is converted into energy molecules of ATP and NADPH using PS1 and PS2 reactions अकर होती हैं, जिसके वजह से ये जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं जो ATP एंड NADPH हैं ये फॉर्म होते हैं। और जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है ये ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे थाइलोकॉइड प्रेजेंट होता है यहाँ पर होती है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड इन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ food. Digested food is absorbed in the small intestine. The small intestine absorbs most of the nutrients from food into the bloodstream. The small intestine is a long, narrow organ that breaks down food with enzymes and bile. So bile और enzymes के वजह से यहाँ पे breakdown take place होता है and specialized cells in the small intestine help nutrients cross their bloodstream. Next question. Carcinoma is a cancer originating from, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू से ओरिजिनेट होता है ये कार्सिनोमा कैंसर, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। कार्सिनोमा इज अ काइंड ऑफ कैंसर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करें तो स्किन में की अपर लेयर में ये एपिथेलियल टिश्यूज़ प्रेजेंट रहते हैं। इज अ टिश्यू दैट कवर्स द बॉडीज इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल सर्फेसेस इंक्लूडिंग द स्किन। तो देखिए स्किन में प्रेजेंट रहते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़, इसके भी काफ़ी सारे काइंड होते हैं, कुछ हमारी ब्लड स्ट्रीम के पास प्रेजेंट होते हैं और कुछ अपर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, काइंड ऑफ स्किन टिश्यूज़ होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़, ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक कार्सिनोमा नाम का कैंसर ओरिजिनेट होता है। द pyrimidine bases in DNA are, right answer will be option number B, thiamine and cytosine. So thiamine and cytosine, these are the pyrimidine bases present in a DNA. DNA की composition की बात करें so the pyrimidine bases in DNA are cytosine and thiamine. So option B will be the correct answer. DNA is made up of nucleotides which are either purines या फिर pyrimidines. So DNA में nucleotides होते हैं या तो वो purine होते हैं या फिर pyrimidine होते हैं। जो पेरिमिडीन होते हैं यहाँ पे थायमीन और साइटोसिन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि जो प्यूरिन्स होते हैं यहाँ पे ग्वानीन एंड एडेनिन मेन कंपोजिशन होते हैं प्यूरिन्स के। सो प्यूरिन्स आर 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग्स वाइल पेरिमिडीन्स आर 3 कार्बन नाइट्रोजन साइकिल्स। इन डीएनए प्यूरिन्स in DNA, the purines, adenine and guanine pair up, while in the pyrimidine, cytosine and thiamine pair up. This you have to keep in mind. Next question. Urea is produced in the body of a man in, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लिवर। तो लिवर में यूरिया का प्रोडक्शन होता है इन अ ह्यूमन बॉडी, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इफ यू टॉक अबाउट लिवर तो इट्स द लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ऑफ द ह्यूमन बॉडी। डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी लिवर में ही होता है। अदर देन दैट लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ वाइटामिन एंड आयरन एज वेल। सो यूरिया इज अ नाइट्रोजनस base. So urea is a nitrogenous waste produced as a byproduct of the metabolism of proteins. This process takes place in the liver. It does not occur in kidney. तो प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, प्योरिफिकेशन या फिर फिल्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन या मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, इट टेक्स प्लेस इन द
किडनी। लिवर की बात करें तो ये ब्राउन शेप्ड रेडिश टाइप का एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट रहता है, जो मिनरल्स, विटामिन्स और आयरन को स्टोर करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अदर देन दैट इट फिल्टर्स ब्लड एंड रिमूव्स हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम भी हमारा लिवर परफॉर्म करता है। द लिवर ऑल्सो रेगुलेट्स द लेवल ऑफ अमीनो एसिड्स इन द बॉडी, ग्लूकोज एंड फैट्स इन द blood. The liver is the organ where urea is produced. Urea is a nitrogenous waste product that is created as a result of protein metabolism. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. Which of the following is the producer in a pond ecosystem? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन. तो फाइटोप्लैंक्टन ये प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम. अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स होते क्या हैं, तो प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ से एक फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है. जैसे लैंड के प्रोड्यूसर्स कॉमन ग्रीन प्लांट्स होते हैं. लाइकवाइज अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं. तो फाइटोप्लैंक्टन ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जो एक तरीके की हम कह सकते हैं अलगे होती है या फिर अलगाई होती है, which are submerged in the aquatic plants. Phytoplankton are the producers in the pond ecosystem. They are microscopic plants that live under the surface of water. Next question. Which of the following isotope is used for the treatment of thyroid? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि आयोडीन 131. सो आयोडीन 131 इज also called as radioiodine. It is an important radioisotope of iodine. Iodine 131 is also one of the most commonly used gamma emitting radioactive industrial tracer. Iodine is an important component of the thyroxine hormone. ये आपने ध्यान में रखना है. So thyroid gland takes iodine 131 which is then incorporated into thyroxine. This you have to keep in mind. तो अगर हम बात करें गॉइटर डिजीज़ की, तो गॉइटर डिजीज़ भी होती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द बॉडी, जहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड होता है ये स्वेल अप हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेक्निक ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग वाज डिस्कवर्ड बाय हुम? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक सेंजर. तो फ्रेडरिक सेंजर इन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग की जो प्रोसेस है, इसको जो टेक्निक है, इसको डिस्कवर किया था. Next question. The image of an object formed on the retina of the eye is? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है हमारा रेटिना, क्योंकि हमारी रेटिना में एक कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है. सो द इमेज फॉर्म बाय द रेटिना इज रियल और इन्वर्टेड, यानी रियल और उल्टी इमेज होती है. लेकिन जो हमारी नर्व्स होती हैं, हमारी ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं, वो उस इमेज को सीधा बनाने में हेल्प करती हैं, यानी कि इरेक्ट बनाने में हेल्प करती हैं. The retina contains light-sensitive cells called as rods and cones. When light rays from the object pass through the lens and hit the retina, the cells are stimulated. The cells send signal to the brain through the optic nerves. The brain interprets the signals and processes the information, allowing us to see objects erect. तो ऑप्टिकल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, एंड अदर ब्रेन नर्व्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द रियल एंड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज रिफर्ड टू एज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यानी कि ऑटोगैमी. तो ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है ऐसी प्रोसेस को जहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से डायरेक्टली स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर में ट्रांसफर किए जाते हैं. इसको ऑटोगैमी कहा जाता है. द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द anther to the stigma of the same flower is called as autogamy. It is also called as self-pollination. This you have to keep in mind. Next question. Yellowing of plant leaves is called as chlorosis. Insufficiency of which one of the following causes it? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैग्नीशियम की इनसफिशियंसी या डेफिशिएंसी की वजह से जो येलोइंग ऑफ द प्लांट, जिसको क्लोरोसिस कहते हैं, ये अकर होता है. क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ नॉर्मल ग्रीन कलरेशन ऑफ leaves of plants due to the loss of chlorophyll. It leads to the yellowing of the leaves. Next question. The polytene chromosome is found in the cells of? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द लार्वे ऑफ द फ्लाइज.
तो पॉलिटीन जो क्रोमोसोम है ये सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, किसके, लार्वे ऑफ द फ्लाइज के लार्वे में प्रेजेंट होता है पॉलिटीन क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस ये किडनी का फंक्शन नहीं होता है। अदर देन दैट ट्यूबुलर सिक्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन आर द फंक्शंस ऑफ किडनीज। So the function of kidney are filtration, reabsorption, secretion and excretion. The kidneys filter blood, remove waste and maintain the body's water and electrolyte balance. The kidneys also help to produce red blood cells and maintain the blood pressure of the body. This you have to keep in mind. Next question discuss कर लेते हैं. Flowers without petals are pollinated by. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि विंड। तो ऐसे फ्लावर्स जिनके पास पेटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनका जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है। और ऐसे विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, इनके पास पेटल्स नहीं होते हैं। कलर्स ऑर्डर्स और नेक्टर, they have no colors, no odor or no nectar. They produce large amount of lightweight pollen that can easily be carried with the help of wind. Next question, the disease caused due to the lack of ADH is. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ दिस हार्मोन ADH. So diabetes insipidus is caused by the lack of antidiuretic hormone ADH की कमी से डायबिटीज insipidus होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो कॉल्ड एज vasopressin, which prevents the dehydration or the kidneys inability to respond to ADH. ADH enables kidneys to retain water in the body. The hormone is produced in the region of brain called as hypothalamus. तो hypothalamus में ADH hormone बनता है. This fact you have to keep in your mind. Next question, cardiac muscles do not undergo fatigue because. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी हैविंग न्यूमरस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं हमारी कार्डिक मसल में और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से कार्डिक मसल्स कभी फटीग नहीं करती हैं। सो कार्डिक मसल्स डू नॉट अंडरगो फटीग बिकॉज दे मे हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी प्रेजेंट रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कार्डिक मसल्स हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया which are the energy house of the cell. They have up to 35% of mitochondria compared to 1 to 2% of the skeletal muscles. Next question, change in the genetic composition of a population is known as. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इवोल्यूशन कहते हैं। जब भी जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन में एक चेंज आता है तो उसको इवोल्यूशन कहा जाता है। इवोल्यूशन इज द चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस ओवर सक्सेसिव generations. The theory of evolution is based on the idea that all the species related and gradually change over time. Next question, which one of the following is rich source of amylase? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज इट इज अ रिच सोर्स ऑफ अमाइलेज, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। पेनक्रियाज produces amylase enzymes. The amylase is found in a minute quantities in liver, small intestine and salivary glands. The amylase that pancreas synthesizes moves into the small intestine and helps hydrolyze carbohydrates. This you have to keep in mind. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.